एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत। आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिजनेस स्टडीज होने वाला है। हम लोगों ने हाल ही में डिमांड का कंप्लीट करा है। डिमांड के बारे में जो चीज़ें पढ़नी थी कि डिमांड कैसी होती है, क्या होती है, डिमांड के बारे में जो चीज़ें थी कंप्लीट हम लोग पढ़ चुके हैं अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से। जो चीज़ हटा दी थी वो नहीं पढ़ाई है और जो पढ़ानी थी वो पढ़ा दी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने पढ़ा होगा, समझा होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई होगी कमेंट सेक्शन में पूछा भी होगा। एक बच्चे ने एक डाउट पूछा है तो वो इकोनॉमिक्स की वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे उसको। पर आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने वाले हैं। बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एक एडिशनल टॉपिक पढ़ लिया था। लेकिन जिस दिन पढ़ा उसके बाद में इंफॉर्मेशन आई थी कि ग्लोबलाइजेशन नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये वाला जो कंटेंट है ये कम्प्लीटली अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से जो चीज़ें हटा दी गई हैं वो नहीं पढ़ाई हैं। जो चीज़ पढ़ानी है वो इसके अंदर पूरी बताई जाएगी। ठीक है, तो चलो बिना किसी देर के पहले मैं अपना पार्ट कवर कर लेती हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक बटन को भी दबा दिया है एंड बेल आइकन को भी दबा दिया है, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। एंड आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई टेलीग्राम चैनल की लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जितने भी अपडेट्स हैं वो सब वहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ आप अपने इंस्टाग्राम का फ़ायदा उठाकर हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @parle.in। तो बिना किसी देरी के आज की सभा का प्रारंभ करते हैं। और इस खूबसूरत सभा में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को पढ़ने को मिलने वाला है बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, बिजनेस होता क्या है वो तो हमने देख ली कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब हमें बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ना है, जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 है बिजनेस स्टडीज़ का, और मे बी 1 गो में हो जाए, भगवान की दया हो तो हम एक बार में निकाल सकते हैं, 1 शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि पढ़ने से पहले ये समझ लो कि बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, बिजनेस सर्विसेज का मतलब होता है द सर्विस सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ अ मस्ट फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, सर्विस सेक्टर के अंदर क्या होता है ना कि हमने जो भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, ये सारी चीज़ों को रन करने के लिए, इन चीज़ों को मार्केट में और अच्छी तरीके से चलाने के लिए, फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ वी नीड बिजनेस सर्विसेज। जो हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं उनको कम्प्लीटली तरीके से सुंदरता के साथ चलाने के लिए हमें बिजनेस सर्विसेज का नीड होती है। ठीक है, सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कमर्शियल फर्म्स एंगेज्ड इन बैंकिंग। सर्विस सेक्टर के अंदर क्या कौन कौन लोग आते हैं? ऐसी कमर्शियल फर्म्स जो कि बैंकिंग के काम में इंगेज हों, या फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस में हेल्प करती हों, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हों, इंश्योरेंस में हेल्प करती हों, या वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करवाती हों। ठीक है, अब होता क्या है ना कि अगर हमारे पास में बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होगी तो मे बी हमारे पास में प्रोडक्शन वैसा ना हो, क्योंकि हर किसी के पास में इतना अमाउंट अवेलेबल नहीं होता है। बैंक हमें लोन प्रोवाइड करेगी, हमें क्रेडिट फैसिलिटीज़ देगी, तो हम लोग अच्छे से वर्क कर पाएंगे। फिर कम्युनिकेशन, ये है कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मार्केट के अंदर ट्रांसपोर्ट, ये यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए अगर मेरे पास में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है तो मेरा माल ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस नहीं होगा, मान लो कल चल के कोई सामान ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म इन द सेंस कि लॉस हो गया, चोरी हो गई, फायर की वजह से कुछ लॉस हो गया है, तो अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो वो लॉस सफ़र करते करते अगर फर्म डूब जाएगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस होगा तो मुझे ये सेफ्टी है कि अगर कल चलते मेरे माल के साथ में कुछ चोरी चकारी हो भी जाती है, आग वाग लग के ख़त्म भी हो जाता है, तो मुझे वो लॉस मिल जाएगा। ठीक है, मैं सेफ हूँ इस जगह पे। वेयर हाउसिंग, हमने प्रोडक्शन बहुत सारी कर ली लेकिन रखने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, और सामान ऐसा होता है कि अगर उसे प्रॉपर जगह ना मिले, मतलब वेयर हाउसिंग भी बहुत अलग ही लेवल की चीज़ है। ठीक है, कभी किसी वेयर हाउस में जाना, देखना वहाँ के टेम्परेचर सेट होते हैं कि इस चीज़ को अगर जितना टेम्परेचर लगता है तो उस टेम्परेचर के ऊपर रहता है। ठंडे ठंडे जो होते हैं, फ्रीज वाले जो होते हैं, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज जो होती हैं, वहाँ पे आप लोगों की 12 बज सकती है। तो वेयर हाउसिंग वो कि अगर मेरा सामान स्टोर करने की जगह मेरे पास में नहीं है तो वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, इसलिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जाती हैं, तो जिससे हमारा सामान प्रोटेक्टेड रहता है और हमारा जो बिज़नेस है वो स्मूथली रन करता है। ठीक है,
वेयर हाउसिंग में ये भी है कि हमें कुछ चीज़ें 12 महीने प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, माज़ा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, गेहूँ हमें 12 महीने मिलता है, हमें हर चीज़ 12 महीने मिलती है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं जो 12 महीने नहीं मिलता हो। तो ये वो वेयर हाउसिंग की वजह से मिलता है कि ये लोग स्टोरेज प्लेस देते हैं जिसको वो स्टोर करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चूहा भी नहीं मिलता है आप लोगों को वेयर हाउस में, ठीक है, और अगर एक घुस जाए तो फिर मुश्किल है पकड़ना, क्योंकि बहुत अलग लेवल का सीन है वेयर हाउसिंग का, ठीक है। तो वो इसलिए कि 12 महीने हर चीज़ को प्रोवाइड कराने के लिए स्टोरेज लगता है, ठीक है, उस टेम्परेचर पे, उस मौसम पे मेंटेन करके रखना पड़ता है उसको। तो जो फैसिलिटीज़ हमें वेयर हाउस प्रोवाइड करवाता है, ये था मतलब बिजनेस सर्विसेज का। मेन मतलब क्या है कि बिजनेस सर्विसेज वो इसलिए काम आती हैं कि हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्शन हो गया, सेल हो गया, मैनेजमेंट हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो हमारी स्मूथली रन कर सकें, इसलिए बिजनेस सर्विसेज को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है गाइज। ओके, अब है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब हमने बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था, अब हम यहाँ पे सर्विसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, ठीक है, चरित्र चित्रण कि क्या होती हैं सर्विसेज। सबसे पहली चीज़ कि इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि इसको आप टच नहीं कर सकते हो, इसको आप देख नहीं सकते हो कि अच्छा सर्विसेज हो रही हैं, ऐसी होती हैं। आप इसको सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक है। महसूस कैसे कर सकते हो कि आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका प्रॉफिट, उसका एडवांटेज, उसका लॉस, जो भी चीज़ें हैं वो गेन, वो चीज़ आप महसूस कर सकते हो। तो ये इंटेंजिबल होती है, दिखाई नहीं देती है, सिर्फ महसूस की जा सकती है, इट कैन बी फील्ड, ठीक है। लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी। अब क्या होता है, सर्विसेज अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग तरीके से होगी, ठीक है। टीवी खरीदने जाओगे कहीं तो उसका वेंडर अलग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, फ्रिज खरीदने जाओगे तो अलग सर्विसेज मिलेंगी। तो सर्विसेज जो है वो होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों की अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइडर आपको देंगे, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर इन्वेंट्री। अब यहाँ लॉस इसलिए लिखा है कि सर्विसेज क्या होती है कि जब आपने कोई चीज़ खरीदी तो उसी टाइम पे सर्विसेज का कंजम्पशन हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो चीज़ अगर सर्विसेज उस वक्त कंज्यूम नहीं हुई तो वो फिर लॉस कहलाएगा आप लोगों के लिए। कि जैसे से कि अगर 1 साल की गारंटी पीरियड में आता है कि हम आपको 1 साल गारंटी देते हैं कि हम जो भी कुछ भी होगा तो हम लोग सर्विसेज देंगे, ठीक है, फ्री ऑफ सर्विसेज देंगे। पर अगर 1 साल में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ तो आपको सर्विसेज की इस्तेमाल ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो आप लोगों के लिए इन्वेंट्री बन जाएगा, मतलब वो लॉस में आ जाएगा आप लोगों के लिए कि वो सर्विसेज उसी एट द पॉइंट ऑफ टाइम पे कंजम्पशन नहीं हो पाया उनका, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कंजम्पशन नहीं हो पाया। फिर है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अब सर्विसेज ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ठीक है, वो अपने ओनर से अलग नहीं हो सकती। जैसे कि एक सीए है तो वो अपनी सर्विसेज किसी डॉक्टर के थ्रू प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। एक डॉक्टर है तो वो अपनी मेडिकल हेल्प किसी सीए के द्वारा प्रोवाइड नहीं करा सकता, ठीक है। तो सर्विसेज जो होती हैं वो इनट्रांसफरेबल है, ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबल है, क्योंकि वो ओनर से अलग नहीं हो सकती हैं, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही अपने आप को दे सकता है। लॉयर अपनी सर्विसेज देगा, लॉयर की सर्विसेज सीए नहीं दे सकता है, सीए की सर्विसेज लॉयर नहीं दे सकता है, ठीक है। सब अपनी अपनी अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर है कस्टमर्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ पर यह कि सर्विसेज जब होती हैं तो उसमें कस्टमर का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही बोले जा रहे हैं, कस्टमर तो नॉन इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेंगे, जैसा होगा देखा जाएगा। कस्टमर का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए सर्विसेज के अंदर, तभी मज़ा आएगा सर्विसेज देखने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चरित्र चित्रण है सर्विसेज के कि ये इंटेंजिबल है, ये हेट्रोजीनियस नहीं होमोजीनियस है। इन्वेंट्री होगा कि आप उसी वक्त उसको कंज्यूम करो तो मज़ा आएगा, अदरवाइज वो लॉस में आ जाएगा। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी की वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, ठीक है। फिर है कस्टमर्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट कि कस्टमर का पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। अब पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स अलग होते हैं और सर्विसेज अलग होती हैं, ठीक है। तो कुछ एक छोटा सा डिफरेंस है, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं, पर हाँ ठीक है, कभी एग्जाम में आ जाए बाई चांस तो लिखने के लिए। सबसे पहली चीज़ कि सर्विसेज का जो नेचर होता है, एन एक्टिविटी और प्रोसेस, एग्जाम्पल वॉचिंग अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल, ठीक है। यहाँ पर सर्विसेज का मतलब ये होता है कि कोई एक्टिविटी जिसको आप देख सकते हो, जैसे कि आप सिनेमा हॉल में एक मूवी देख रहे हो, ठीक है। फिर एक गुड्स का मतलब होता है फिजिकल ऑब्जेक्ट, जो कि जैसे कि वीडियो कैसेट ऑफ मूवी,
वीडियो देखना एक सर्विस हो जाएगी, दिखाना एक सर्विस हो जाएगी, लेकिन उस वीडियो की कैसेट प्रोवाइड कराना वो हो जाएगा आप लोगों के लिए गुड्स, वो गुड्स बन जाएगा। ठीक है, टाइप होता है, सर्विसेज जो होती हैं वो हेट्रोजीनियस होती हैं और गुड्स जो होते हैं वो होमोजीनियस होती हैं। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सर्विसेज देगा, लेकिन गुड्स अगर से कि अगर मैंने एक शॉप से मोबाइल खरीदा है, एक ए शॉप से मैंने मोबाइल खरीदा है तो उसकी सर्विसेज अलग होंगी, और बी शॉप से खरीदने जाऊंगी तो उसकी सर्विसेज अलग होगी, लेकिन जो मुझे प्रोडक्ट मिलने वाला है वो तो होमोजीनियस ही, वो तो मुझे मोबाइल ही मिलने वाला है ना। तो इसलिए यहाँ बोला है कि गुड्स होमोजीनियस होते हैं, लेकिन सर्विसेज जो होती है वो हेट्रोजीनियस होती हैं। इंटेंजिबिलिटी जो होती हैं, सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती है कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट आप फील कर सकते हो कि आप ठीक हो गए हो। ठीक है, उसको महसूस कर सकते हो कि डॉक्टर ने आपको ट्रीट किया, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो आप फील कर रहे हो कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब आई एम फीलिंग बेटर देन बिफोर। ठीक है, और यहाँ पे गुड्स में ये है कि टेंजिबल, जैसे कि मेडिसिन, डॉक्टर के ट्रीटमेंट को फील किया जा सकता है लेकिन डॉक्टर की मेडिसिन को हम फील कर सकते हैं, तो वो हो गया हमारे लिए गुड्स। इनकंसिस्टेंसी ये है कि डिफरेंट कस्टमर हैविंग डिफरेंट डिमांड्स, एग्जांपल मोबाइल सर्विसेज। इनकंसिस्टेंसी ये कि ये कंसिस्टेंट नहीं कि एक ही रहेगा, अलग अलग कस्टमर अलग अलग डिमांड करेगा कि मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, तो वो मोबाइल डिफर करेगा सर्विसेज के लिए भी। फिर है डिफरेंट कस्टमर्स गेटिंग स्टैंडर्डाइज डिमांड फुलफिल्ड, एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स। अब पर्टिकुलर यहाँ पर यह है कि इनकंसिस्टेंसी ये कि अलग अलग कस्टमर के जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करके हम एक ही मोबाइल फ़ोन मार्केट में लेके आ रहे हैं। जैसे हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा था आईफोन, बहुत डिमांड में होता है कि उसकी सीरीज़ इतनी लॉन्च होती जाती है, पता ही नहीं चलता है कि कब क्या आने वाला है। ठीक है, फिर इनसेपरेबिलिटी, तो सर्विसेज सेपरेबल नहीं है जबकि गुड सेपरेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, एग्जाम्पल ईटिंग आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, एग्जाम्पल परचेजिंग आइसक्रीम फ्रॉम अ स्टोर। अब ये है कि आप इंसेपरेबल ये है कि सर्विसेज इंसेपरेबल है, वो सेपरेट नहीं की जा सकती। जैसे कि आपने आइसक्रीम ऑर्डर करी रेस्टोरेंट में तो आप वहीं बैठ के खा सकते हो, और वही चीज़ गुड्स में क्या होगी कि आप परचेस करके अपने घर ले जाके किसी स्टोर पे जाके आपने बोला भैया मुझे ये वाली आइसक्रीम दे दो, कोई सी भी आइसक्रीम दे दो, बटर स्कॉच दे दो, ब्लैक फॉरेस्ट दे दो, और वो आप घर ले जाके खा रहे हो, तो वो गुड्स आपके साथ में जा रहे हैं, वो आइसक्रीम आपके साथ में जा रही है। लेकिन रेस्टोरेंट में आपने आइसक्रीम को ऑर्डर किया है तो वो आप घर ले जाकर नहीं खा सकते हो अनटिल और अनलेस आप ये बोलो कि उसको पैक करके दो। ठीक है, तो वो पैक करने वाली बात गुड्स पे आ जाती है, और वहीं खाने वाली बात हमारी सर्विसेज पे आ जाती है कि उनकी सर्विसेज कैसी होगी। फिर वो मस्त सुंदर सी डेकोरेट होके आएगी, एक बहुत बड़ी ट्रे में सज के आएगी, तो वो अलग है। और वहीं गुड्स अगर घर ले जाओगे तो वो प्लास्टिक के डिब्बे में भर के देगा और फिर वो खा लेना घर पे। ठीक है, ऐसा है। इन्वेंट्री का मतलब है कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक, एग्जाम्पल एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रेन जर्नी। अब ये है कि सर्विसेज को आप स्टॉक बनाकर नहीं रख सकते, वही चीज़ जो अभी लास्ट टाइम हमने समझी कि वो इन्वेंट्री है। हम स्टॉक गुड्स को तो मेंटेन करके रख सकते हैं लेकिन सर्विसेज को मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, वो टाइम टू टाइम डिफर हो जाएंगे और एक टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे कि 1 साल की वारंटी पीरियड पे था, 1 साल की गारंटी पीरियड पे था, उसके अलावा हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जिसके ऊपर लाइफ टाइम सर्विसेज दी जाती हैं, पर ऐसे कि एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रेन जर्नी आप उसको स्टॉक में थोड़ी रख सकते हो कि मैंने जो एक्सपीरियंस करा है उसको से मतलब स्टोर करके नहीं रख सकते हो। ठीक है, आप फिर यहाँ पे है कैन बी कैप्ट इन स्टॉक, एग्जाम्पल ट्रेन जर्नी टिकट्स। अब यहाँ पर ये कि ट्रेन की जो जर्नी टिकट्स, आपकी जो टिकट्स कटी होंगी वो आप अपने पास में रख सकते हो। तो गुड्स कैन बी स्टोर्ड बट सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ये है कि पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी, एग्जाम्पल सेल्फ सर्विस इन अ फास्ट फूड जॉइंट। अब ये है कि सर्विसेज में कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। ठीक है, वहीं पे गुड्स में क्या इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी नॉट पॉसिबल, एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग अ व्हीकल। अब गुड्स में ये है कि इन्वॉल्वमेंट उस वक्त पॉसिबल नहीं है जब ये बन रहा होता है, कि जैसे मोटरसाइकिल बन रही है तब किसी का पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब उसकी डिलीवरी हो रही है तब पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको नोट्स में भी दे दिया जाएगा, फिर आप पढ़ के मस्त सुंदर सुंदर ब्रिलियंट मार्क्स लेके आइएगा। ठीक है, फिर एक क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। अब यहाँ पे 3 तरीके की सर्विसेज देखने को मिलेंगी। एक होती है बिजनेस, दूसरी होती है सोशल, तीसरी होती है पर्सनल। ठीक है, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है जिसमें आपको बिजनेस सर्विसेज देखने को मिलती हैं कि जो बिजनेस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो।
ठीक है, वो बिजनेस सर्विस हो गई। जो सोशल सोसाइटी से रिलेटेड हो, जैसे कि एनजीओ खुल जाते हैं, कैंप्स लगाते हैं हम, वो सोशल सर्विस हो गई। सर्विसेज वो होती हैं कि जहाँ पर अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग डिमांड होती है, ठीक है, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रेफर करती है। तो बिजनेस सर्विसेज के अंदर आ जाता है बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग। वहीं पर सोशल सर्विसेज में ये आता है कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए जो इम्प्रूवमेंट फैक्टर्स हम लोग लेते हैं कि स्लम के अंदर हम सैनिटाइजेशन कराते हैं, एजुकेशन सेक्टर को हम गांव-गांव तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये वाली सर्विसेज जो होती हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट जो होती है हमारी वो उठाती है, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए सोशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। पर्सनल सर्विसेज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, ठीक है। पर आप लोगों को यहाँ पर इस पार्ट में सिर्फ आप लोगों को बिजनेस सर्विसेज पढ़ना है, सोशल और पर्सनल नहीं पढ़ना है। और बिजनेस सर्विसेज के अंदर भी आपको सिर्फ बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है। बाकी सारा जो ये पार्ट है ये आप लोगों का सिलेबस से हटा दिया गया है इस बार, ठीक है। जो अपडेटेड पीडीएफ था उसमें सिर्फ बैंकिंग और इंश्योरेंस पढ़ाने को बोला है। बाकी जो 3 चीज़ें पोस्टल और टेलीग्राम सर्विसेज, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये हटा दिए, ये नहीं पढ़ना है आप लोगों को। तो बड़ा मज़ा आ गया, चैप्टर बड़ा छोटा सा हो गया, सिर्फ बैंकिंग के बारे में पढ़ना और इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है ये, ठीक है। तो चलो, बैंकिंग सर्विसेज का मतलब ये होता है, अब सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है आप लोगों के पास में वो है ये कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। अब ये जो एक्ट है ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, थोड़ा अंडरलाइन, हाँ ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स। अब देखो, बैंक जो होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी के लिए भी, हमारी मतलब ऑल ओवर बैंक इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ब्लड है, मतलब लाइफ लाइन है बैंक हम लोगों के लिए। जैसे बैंक नहीं होगी ना तो बहुत से काम रुक जाएंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट काम रुक जाएंगे अगर बैंक नहीं होगी तो इसके हिसाब से कि 1949 जो बैंकिंग एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसके अंदर सारी बैंक काम करती हैं, ठीक है, इसके ये रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं। तो उसके अंदर बैंक की डेफिनेशन जो है वो बोली गई है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, आप लोगों से वो पैसा लेती है फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स। फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि लेंडिंग मतलब क्या, कि दूसरों को लोन देना, जो नीडी लोग हैं, ठीक है। हम लोग, एक व्यक्ति बैंक में डिपॉजिट कराने जाता है, एक व्यक्ति बैंक में विड्रॉल कराने जाता है, एक व्यक्ति बैंक में लोन लेने जाता है। तो बैंक का क्या काम होता है कि वो आपसे डिपॉजिट लेती है और दूसरे को वहीं वो लैंड कर देती, ठीक है। तो आपका ही पैसा, वो क्रेडिट क्रिएशन जो प्रोसेस होती है वो आप लोग 12th में पढ़ोगे, पर यहाँ पर वो बैंक का काम यही होता है कि वो पैसे से पैसा बनाती है, ठीक है। आपने पैसा जमा किया, आपका पैसा किसी और को वो दे देती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगता है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आपके सेविंग अकाउंट में मिलता है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो किसी और से वसूलती है और उसमें थोड़ा प्रॉफिट अपना भी रख लेती है और सामने वाले को भी दे देती है। तो ऐसे बैंकिंग सर्विसेज चलती हैं, ठीक है। तो ये बैंकिंग की डेफिनेशन है कि वो आपसे पैसा लेगी और किसी को जिसको ज़रूरत है उसको पैसा वो दे देगी, या फिर इन्वेस्टमेंट भी कर सकती। बैंक भी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर अपने अपने इन्वेस्टमेंट को रख के रखती हैं, तो उसमें भी हेल्पफुल होता है वो, ठीक है। अब बैंक में कुछ अकाउंट्स के टाइप होते हैं। वैसे आप लोगों ने अगर बैंक गए हो तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा, या एटीएम मशीन पे गए हो तो 3 अकाउंट लिखे हुए आते हैं, सेविंग, क्रेडिट और करंट, ठीक है। ये 3 अकाउंट तो आप लोगों को पता होते हैं, पर इसके अंदर होता क्या है वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कि सेविंग अकाउंट कौन खुला सकता है, करंट अकाउंट कौन खुला सकता है, क्रेडिट अकाउंट कौन खुला सकता है, कौन ओपन करवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस अकाउंट के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। अब इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति जाके बैंक के अंदर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकता है, बहुत छोटे से पैसे से, मतलब 3,000 रुपये मिनिमम लगते हैं आपको, और आपका सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो है वो किसी भी बैंक के अंदर खुल जाता है, ओपन हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट इज जनरली लोअर देन द फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ये फिक्स्ड एफडी से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलता है वो सेविंग अकाउंट्स के ऊपर छोटा होता है, कम मिलता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं मिलता है। कोई भी व्यक्ति जाके खुला सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अब तो बच्चों के भी खुलते हैं, वो खुलते थे ना हमारे कौन से कियोस्क
के वाले अकाउंट, ठीक है। बैंक में जब हम लोग स्कूल में, क्या बोल रही हूँ आज मैं, स्कूल में जो है खुलवाते थे हम लोगों से, फिर वो बड़े होते हैं, हम जब 18 ईयर्स प्लस हो जाते हैं तब वो अकाउंट हमारा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी बैंक के अंदर कोई भी व्यक्ति जाकर डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल वो नहीं चाहिए कि आपको इतना पढ़ना होना चाहिए, इतने ईयर्स के होने चाहिए, ऐसा कोई नहीं, कोई भी जाके खुलवा सकता है। फिर है करंट डिपॉजिट अकाउंट। अब ये जो व्यक्ति है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन ही खुलवा सकता है, क्योंकि इनके टर्नओवर बहुत बड़े होते हैं, इनके ट्रांजेक्शन बहुत होते हैं, डेली बेसिस पे इनका ट्रांजेक्शन लाखों में होता है, इसलिए इन लोगों को बैंक जो है वो स्पेशल अकाउंट देती, वो होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट फैसिलिटी इज अवेलेबल इन दिस अकाउंट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है और क्रेडिट लिमिट क्या होती है वो इस अकाउंट के लिए आप लोग आगे पढ़ोगे, पर हाँ, करंट डिपॉजिट अकाउंट में आप लोगों को ये दो फैसिलिटीज़ भी दी जाती है, बीओडी मिलता है और सीसी लिमिट मिलती है, ठीक है। तो वो अलग हम पढ़ेंगे आगे, पर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में आप लोगों को बीओडी और सीसी लिमिट की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, ठीक है। और सेविंग डिपॉजिट में एक और चीज़ रहती है कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, मतलब से 3000 का मिनिमम बैलेंस आपको आपके सेविंग अकाउंट में रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए अपने अकाउंट में 3000 रुपये डाल कर रखें सदैव। फिर है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है ना कि डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट से ₹100 एवरी मंथ फॉर अ फिक्स पीरियड। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट इज हायर देन दैट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट। अब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति पर्टिकुलर रुपीज़ ऑफ अमाउंट में, तो यहाँ 100 रुपये लिखें, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 6000 भी हो सकता है, तो वो अपने हिसाब से वो अमाउंट की जो एक फिक्स इंस्टॉलमेंट है वो डाल सकता है उस डिपॉजिट अकाउंट में, और फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो उसको जो है वो निकाल सकता है, ठीक है। हर महीने डालना रहता है पर इसमें, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका भी सबसे मतलब इसका हाईएस्ट होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का सबसे कम होता है, बाकी सबका ज़्यादा होता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, अब ये क्या है, एफडीज कराते हैं, हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए करवाई होगी, आपके पेरेंट्स ने भी आप लोगों के लिए करवा रखी होगी एफडीज, कि इसके नाम की इतनी एफडी, 5 लाख की एफडी, फिर 5 साल बाद। तो क्या होता है एफडी के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट इज रीपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। ये स्पेसिफाइड पीरियड क्या होता है, 6 महीने से लेकर 5-6 साल तक जाता है, ठीक है। जनरली 5 साल की होती है एफडीज, 5 to 6 ईयर्स तक ही हाँ एंड अप करती हैं ये। लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना ज़्यादा पीरियड आप लेंगे कि हमको 5 साल की चाहिए, 6 साल की चाहिए, उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट इसके ऊपर देखने को मिलेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एफडी इज हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है, मतलब हाईएस्ट इंटरेस्ट जो है वो आप लोगों को एफडी वाले अकाउंट पे देखने को मिलता है। 5वां अकाउंट है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है कि करंट और सेविंग दोनों के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें यह है कि डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी ऑफ सेविंग्स एंड करंट अकाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। इसके अंदर आपको यह है कि कॉम्बिनेशन ये सेविंग अकाउंट का, करंट अकाउंट का, ठीक है। इसके अंदर आप जो लिक्विडिटी मतलब होता है कैश, ठीक है, आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं मस्त अपने हिसाब से, दोनों का कॉम्बिनेशन करके चलता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस अकाउंट की वो आपको फिक्स डिपॉजिट जितनी मिलती है, ठीक है। तो ये है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये कुछ अकाउंट के टाइप्स थे, इतने ही थे ना, हाँ इतने ही थे। अब आप लोगों को आगे पढ़ना है सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। अब बैंक के द्वारा हमें कुछ सर्विसेज दी जाती हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअली ये बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, ये बैंक ड्राफ्ट है सिर्फ, इसको बैंक ड्राफ्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो पहली सर्विसेज जो है जो बैंक हमें प्रोवाइड करती है, वो सबसे पहली सर्विस है वो है हमारे लिए बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट ये होता है कि ड्राफ्ट मतलब चेक, ठीक है। आप किसी के नाम का चेक इशू करते हो और आप बैंक को बोल देते हो कि आप उसको पेमेंट कर देना, ठीक है। मतलब बैंक को नहीं बोलते हो, आपने आपके फ्रेंड को चेक इशू किया 5000 का, बोला कि जाके अपनी बैंक में डलवा देना, ठीक है। तो अब आपका जो फ्रेंड है वो अपनी बैंक में जाएगा और वहाँ वो चेक डिपॉजिट करेगा, और वो प्रोसेस बहुत लंबी होती है, लेकिन ये वो बैंक ड्राफ्ट की फैसिलिटी जो कि बैंक आपको प्रोवाइड कराती है कि आप अपना चेक किसी को भी इशू कर सकते हो और आपको पेमेंट कर दिया जाएगा, करवा भी दिया जाएगा, कर भी दिया जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें हो जाती हैं। बैंकर्स चेक ये होता है पे ऑर्डर, कि आप बैंक को बोलते हो कि आप किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करवाते हो, से आप ईएमआई डलवाते हो, ठीक है। आप ईएमआई डलवाते हो इन द सेंस कि आप ईएमआई के ऊपर कोई चीज़ उठाते हो, फाइनेंस करवाते हो कोई भी चीज़, तो आप बैंक को ऑलरेडी आपके चेक उतने पर्टिकुलर ईएमआई के चेक आपके बैंक के पास में जमा हो जाते हैं, और फिर वो आप बैंक के पास में इंस्ट्रक्टेड ऑर्डर होता है कि हर महीने आपको वो थर्ड पर्सन को पे करना है, तो बैंक आपसे बिना पूछे वो अमाउंट जो है वो डाल देती है। जैसे कि आपने कोई गाड़ी खरीदी 60,000 की, उसकी ईएमआई आती 1600 रुपये, 1200 रुपये, 2000 रुपये, जितनी भी आती है,
तो वो EMI के चेक वो बैंक के पास में पहले ही जमा कर ली जाते हैं, और जैसे जैसे डेट आती है कि हर महीने की 11 तारीख को, 18 तारीख को, 20 तारीख को, जितनी भी तारीख को, ठीक है, जब भी आपने कराया होगा तो आपकी बैंक से वो अमाउंट उतना कट जाया करेगा, ठीक है, विड्रॉ कर लिया जाएगा वो थर्ड पार्टी के द्वारा। तो ये बैंकर्स चेक होता है जो कि आप बैंक को ऑर्डर देते हो कि मेरे अकाउंट से हर महीने उस थर्ड पर्सन को, ठीक है, अमाउंट दे दिया जाए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये होती है कि बैंक, ये वाली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होती है वो सिर्फ बिजनेसमैन को दी जाती है, नॉर्मल पर्सन को ये एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट मतलब कि आपके लिमिट के ऊपर भी आप कैश जो है विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर जब आप बैंक को पे करोगे ये ओवरड्राफ्ट, तो आपको उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। से आप लोगों ने 5 लाख का ओवरड्राफ्ट कर लिया, ठीक है, जितनी भी लिमिट है उससे आप आपने एक्सीड कर दिया, तो 5 लाख का आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा साथ में जब आप इसको पे करोगे। कैश क्रेडिट ये जो होता है, ये फैसिलिटी हमें बैंक प्रोवाइड करती है कि कैश क्रेडिट जो होता है वो आप लोगों के लिए होता है कि बैंक आपको अलाउ करती है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिमिट तक पैसे निकालने का अगेंस्ट अ सिक्योरिटी, ठीक है। आप कुछ मॉर्गेज करते हो तो उसके ऊपर आपको जो लोन, मतलब लोन टाइप नहीं होता है, आपको बैंक प्रोवाइड कर देती है कि आप, हाँ, आपको कोई सिक्योरिटी आपकी बैंक के अंदर रखनी पड़ती है और फिर आपको उसके ऊपर पैसे दे दिए जाते हैं। फिर है शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म लोन। अब बैंक हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन भी प्रोवाइड करवाती, ठीक है। इस पे दोनों चीज़ें चलती हैं, या तो इस पे आप सिक्योरिटी भी रख सकते हो, इसमें आप सिक्योरिटी रख भी सकते हो अगर आपकी इच्छा है कि आप सिक्योरिटी देना चाहते हो, और नहीं भी रख सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो, दोनों चीज़ों के ऊपर आपको यहाँ पे लोन दे दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन होता है 1 से मतलब 6 से 12 महीने, मतलब 1 साल के अंदर। मीडियम टर्म होता है 1 से 5 साल तक, और लॉन्ग टर्म होता है 5 से आगे वाले साल तक, ठीक है। तो ये वाली जो फैसिलिटीज़ हमारी बैंक हमें प्रोवाइड करवाती हैं। फिर है टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। अब तो हमारा भारत जो है डिजिटल इंडिया हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को इन चीज़ों को पढ़ना है कि ये कौन सी फैसिलिटीज़ हमें बैंक देती है। सबसे पहला चीज़ है आपको डेबिट कार्ड इशू किया जाता है। डेबिट कार्ड बहुत पुराना कार्ड होता है, मतलब सदियों से चला हुआ आता है। कार्ड होता है जिसके ऊपर वो CVV चिप होती है, उसका सिक्योरिटी कोड होता है, आपका एक सिक्योर पिन होता है, वो आप डालते हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो डेबिट कार्ड जो होता है वो आपको बैंक इशू करती है, और वो डेबिट कार्ड आपकी सेविंग अकाउंट से लिंक होता है, ठीक है। वो वहाँ से पैसे काट लेती है जब भी आपको लगता है कि आपको कुछ काम करना है। ATM जाओ, मस्त डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करो और बस इंजॉय करो, ठीक है। डेबिट कार्ड ये है कि जनरली चोरी चकारी से बचने के लिए, जैसे कि क्या हो गया कि हम जेब में 1-2 लाख रुपए लेके नहीं घूम सकते, तो हमने क्या करा, हमने हमारी बैंक में पैसे डलवा दिए और उसकी जगह हमने डेबिट कार्ड इशू करवा लिया कि मुझे जहां भी लगेगा वहां मैं डेबिट कार्ड यूज कर सकती हूँ। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है आपकी, आप बैंक से इशू करवाते हो और उसमें जो है उसको आपको बैंक एक पर्टिकुलर अमाउंट की लिमिट देती है कि आप 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000 इतने तक आप निकाल सकते हो। उसके बाद आपको हर महीने इस कार्ड को भरना पड़ता है, वापस से पे करना पड़ता है, पूरा अमाउंट पे करना पड़ता है, साथ में आपको GST, आपको इंटरेस्ट, ये सब इसके ऊपर देना पड़ता है। पर क्रेडिट कार्ड हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल होता है कि मॉल में गए, शॉपिंग पे गए, रेस्टोरेंट में गए, कहीं भी गए तो हम अपने कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। वो चिप होती है, उसके ऊपर गोल्डन सी और मस्त आप लोगों का सिग्नेचर होती है, नाम होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये दोनों डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी में बैंक देती है। फिर NEFT जिसका नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, हर बैंक प्रोवाइड कराती है। NEFT जो रहती है ना वो RTGS से अलग होती है, ठीक है। NEFT के लिए कोई मिनिमम अमाउंट नहीं चाहिए होता है कि सिर्फ इतना ही अमाउंट हो तो ही NEFT होगी। NEFT 500 रुपये की भी हो जाती है और NEFT 5 लाख की भी हो जाती है, ठीक है। पर यह है कि थोड़ा वक्त लगता है, सुबह से शाम तक में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। RTGS जो होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, नहीं सॉरी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये होता है RTGS। RTGS का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लो, ये होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है। मिनिमम अमाउंट जो होता है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ये होता है RTGS के लिए कि 2 लाख रुपए का मिनिमम अमाउंट होना चाहिए आपका, तो ही आप RTGS कर सकते हो। 2 लाख रुपए का मिनिमम अमाउंट होना चाहिए कि आपको 2 लाख रुपए किसी को पे करने हैं, कहीं से भुलवाने, किसी को आपको देने हैं, तो वो 2 लाख रुपए होना चाहिए। 500 रुपए का RTGS नहीं होता, 2 लाख रुपए तो मिनिमम होने चाहिए, तभी RTGS हो जाता है, ठीक है।
तो ये NEFT और RTGS ये हमारी जो है बैंक हमें प्रोवाइड कराती, जिससे आपका फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर है ATM, सबकी फेवरेट मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जहाँ से रोकड़ा बाहर आता है, ऐसा कार्ड डालते हो, अपनी पिन डालते हो, लैंग्वेज चूज़ करते हो और सारा जो भी अमाउंट डालते हो और आपको दे दिया जाता है। आजकल जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है 24/7 अवेलेबल होती है, कभी भी आप जाओ, आपको आधी रात में भी, क्योंकि बैंक 24/7 ओपन नहीं हो सकती, ठीक है। आप तो 3rd और 2nd और 4th सैटरडे को छुट्टी होती, संडे तो ऑलरेडी छुट्टी होती, बीच में कोई हॉलीडे आ गया, पब्लिक हॉलीडे आ गया, कुछ भी गवर्नमेंट छुट्टी हो गई, तो आपकी बैंक ओपन नहीं होती। इस दौरान अगर आपको पैसा चाहिए, आपको पैसे की नीड है, तो आपका खूबसूरत सा जो ATM है वो आप लोगों के लिए माता लक्ष्मी बनकर आता है, ठीक है। धन वर्षा कर देता है ये आप लोगों के लिए। पूरी रात में पैसे निकाल सकते हो, कभी भी बेमौसम जा सकते हो यहाँ पे पैसे निकालने के लिए। अभी भी जाना, देखना, मस्त आता है उस पर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करवा देता है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है E-कैश और डिजिटल कैश, जो आजकल हमारे पास में आप देखते हैं ना कि जितने भी एग्जाम्पल से पेटीएम करो, फिर उसके ऊपर आता है पेटीएम, ठीक है, पेटीएम, फिर है गूगल पे, फिर है वो भीम UPI, जितने भी लोग हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि आपको डिजिटल कैश दे दिया गया। आप अपने फ़ोन से भी किसी को भी एक क्लिक पे आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। अलग अलग बैंक के सिर्फ SBI को छोड़ के सब लोग इस चीज़ को अप्लाई करवाते हैं। बाकी SBI बहुत ही स्पेशल बैंक है, वो अपना स्पेशल ऐप दे के रखी हुई है, उसने योनो SBI सबको बोल रखा है कि इसी से आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। SBI के कस्टमर्स को पेटीएम, जीपे, भीम UPI वाली ज़्यादा वो मिलती नहीं है, पर हाँ वो योनो SBI में आपको सारे फंड्स फीचर्स दिखा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये E-कैश और डिजिटल कैश वो वाली बात है जहां पर डिजिटल बनेगा मेरा इंडिया, ठीक है। फोन पे सारी चीजें हो जाती हैं, स्क्रीन पे वो स्कैन करो और आपका पैसा चला जाता है, ठीक है। हर कोई, अब तो हर छोटी छोटी दुकान वाले, सब्जी वालों के पास में पेटीएम है गाइस, क्या बोले अब हम, इतना डिजिटल हो गया हमारा भारत, ठीक है। तो वो E-कैश और डिजिटल कैश की फैसिलिटी हमारी बैंक हमें देती है, ठीक है। वो एक मैसेज आता है कि आपका योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, और उसको दिखा देते हो कि लो भैया देखो कर दिया है हमने ट्रांसफर, तो वो हो जाता है। तो ये कुछ सर्विसेज है जो बैंक आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाती है और इसका आनंद भी आप लोगों को उठाना चाहिए, ठीक है। अब है बैंकिंग सर्विसेज, यहाँ पर अपना समापन लेती हैं, यहाँ खत्म हो गई हैं। ये सारी चीज़ें बैंक हमें देती। अब हम लोगों को पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है। इंश्योरेंस सर्विसेज का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। अब ये दो लोग कौन है, ये आगे पढ़ने को मिलेंगे कि इंश्योरर कौन होता है और इंश्योर्ड कौन होता है, ठीक है। ये देखने को मिलेगा। इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक good the loss of insured on happening of an event in consideration of a regular payment called premium. This agreement or contract is in writing and is known as insurance policy. क्या लिखा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इंश्योरेंस क्या होता है ना कि इंश्योरेंस हम लोग हर किसी चीज़ का लेते हैं। फ़ोन का इंश्योरेंस करवाते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, खुद का इंश्योरेंस कराते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ का हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों? क्योंकि डर है, कल चलते कुछ हो गया तो, गाड़ी गिर गई तो, फ़ोन चोरी हो गया तो, हम गिर गए तो, हमें कुछ हो गया तो वो लॉस को सफ़र करने के लिए, लॉस को मतलब एक तरीके से आपको हेल्प करने के लिए इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। इंश्योरर कौन होता है? जो कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जो एजेंट्स आते हैं ना घर पे कि LIC की पॉलिसी ले लीजिए, जीवन बीमा होता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, स्टार हेल्थ वाले जो भी लोग होते हैं, ये तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो वो इंश्योरर वो वाला व्यक्ति होता है जो आपका इंश्योरेंस करवाता है। और इंश्योर्ड कौन है? जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, मतलब कि आपका इंश्योरेंस हो रहा है, ठीक है। इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस। मेक गुड द लॉस मतलब कि जो भी आपका लॉस हुआ है उसको वो आपको वापस करने का या आप कॉम्पनसेशन देगा वो आप लोगों को, वो यहाँ पर है इंश्योरर आपको देगा। इंश्योरर कौन? वो इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की से आग लग गई आपके माल में, आपको कुछ हो गया, आपकी गाड़ी गिर गई, माल चोरी हो गया, सी से आ रहा था, मतलब रूट था आपका जो था वो वाटर वेज था, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई, तो जो भी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कुछ भी हो सकता है, तो उस इवेंट को हम कॉम्पनसेट करने की हेल्प देंगे आप लोगों को, ठीक है।
और वो उस पर रहता है कि आपको एक रेगुलर पेमेंट देनी पड़ती है, जो रेगुलर पेमेंट का नाम होता है प्रीमियम। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम जाती है, हर महीने हम लोगों को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना होता है, जिससे कि फिर वो हमारे, जैसे हमने 2 लाख का लिया तो 2 लाख की प्रीमियम बनेंगे, वो हम लोगों को हर महीने डालना रहता है। ठीक है, अब इसका एक राइटिंग एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट को कहा जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी, जो आपके पास भी होती है और इंश्योरर के पास भी होती है, दोनों के पास में उसका कॉपीज होती है। ठीक है, कल चलते इंश्योरर ने बोला मैंने तो करी नहीं थी, तो आप वो इंश्योरेंस पॉलिसी दिखा सकते हो, उस पर सिग्नेचर होते हैं, बहुत लीगल प्रोसीजर होता है पूरा ये। ठीक है, तो ये होती है इंश्योरेंस सर्विसेज, जो कि हमें हमारे लॉस को सफ़र करने में, हेल्प कराने में, हमें कॉम्पनसेशन पे करने में हेल्प करती हैं। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे देख लो। इंश्योरर कौन है? जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवा रहा हो। ठीक है, मतलब कौन? इंश्योरेंस कंपनी या फिर हमारे इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी, पेंसिल आज अच्छी चल रही है, या फिर इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, इंश्योर्ड व्यक्ति कौन? आप, तुम लोग, तुम्हारा इंश्योरेंस हो रहा है तो तुम्हारे लिए। ठीक है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मतलब कि फायर लग जाना, आग से सामान नष्ट हो गया, चोरी हो जाना। ठीक है, थेफ्ट आ गया इसके अंदर, थेफ्ट आ गया इसके अंदर। फिर आ जाएगा मराइन लॉस हो जाना, मराइन लॉस मतलब हो जाना कि पानी में। ठीक है, वाटर। फिर है प्रीमियम, प्रीमियम ये होती है, ये है एक रेगुलर पेमेंट। ठीक है, रेगुलर पेमेंट जो कि आपको हर एक पर्टिकुलर टाइम तक पे करनी होती है, जो कि कहलाती है आप लोगों के लिए प्रीमियम। इंश्योरर कौन? इंश्योरेंस कंपनी वाले या फिर एजेंट्स। इंश्योर्ड मतलब इंश्योर्ड कौन होता है? आप लोग, जिसका इंश्योरेंस होने वाला है। हैपनिंग ऑफ द इवेंट मतलब आग लगना, चोरी होना, पानी में डूब गया, कुछ भी हो जाना, तो वो होता है हैपनिंग ऑफ द इवेंट। और प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है एक रेगुलर पेमेंट जो हम सभी को पे करनी होती है इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। अब है प्रिंसिपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसमें आप लोगों को 8 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं और इस 8 प्रिंसिपल को पढ़ते से ही आप समझ जाएंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी आसान है। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है और वो प्रिंसिपल्स कुछ इस तरीके से। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये चीज़ हमेशा याद रखो कि जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है तो ना तो इंश्योरर को कोई चीज़ बात छुपानी चाहिए, ना ही इंश्योर्ड व्यक्ति को, जिसका इंश्योरेंस हो रहा है और जो इंश्योरेंस कर रहा है, उन दोनों को ही कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। ठीक है, पूरा सच बताना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग पैसे की लालच में कि हमें मिल जाएगा, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो लाइफ इंश्योरेंस होने से पहले ना आप लोगों का एक बेसिक मेडिकल चेकअप करवाया जाता है कि आप लोग स्वस्थ हैं या नहीं। अगर आपको पहले से ही कोई डिजीज़ होगी तो उसका इंश्योरेंस नहीं किया जाता है। इंश्योरेंस करवाने के बाद अगर वो डिसीज हो जाती है तो वो कवरेबल है उसको पॉलिसी के अंदर, लेकिन पहले आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना आपको डायबिटीज़ होना चाहिए, ना आपको ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। तो और इंश्योर्ड जो पॉलिसी की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। तो ये अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब ये कि दोनों को एक दूसरे से कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। हमारा जो सही है वो सही बता दो, और वो पॉलिसी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो खुद को तो पढ़नी ही चाहिए, साथ में जो दिखा रहा है, जो समझा रहा है, वो भी पूरी समझा देना चाहिए। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट होना चाहिए पॉलिसी लेने में लिए, पॉलिसी को लेने के लिए। ठीक है, अब आप अपने घर वालों का बीमा कराओगे, आप अपनी गाड़ी का कराओगे, दूसरे की गाड़ी का कराने जाओगे क्या? नहीं। तो वो ये है यहाँ पे कि इंश्योरेंस जिसका हो रहा है उसको इंटरेस्ट होना चाहिए अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। ठीक है, हर किसी का इंश्योरेंस थोड़ी कराने जाओगे आप कि तू तेरा भी करा दूँ, तेरा भी करा दूँ, आप अपनी और अपनी फैमिली का कराओगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप अपना मतलब जहाँ पे इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट किसके लिए होगा कि मेरी जो चीज़ होगी वो मेरे लिए फ़ायदे के लिए होगी, वो मेरी होगी, तो मुझे उसको सपोर्ट में रखना है, उसको सेफ रखना है, इसलिए मैं उसका इंश्योरेंस करवाऊंगी। ठीक है, तो ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जितना नुकसान हुआ है उतना ही कॉम्पनसेशन देना है। प्रॉफिट अर्निंग आप लोगों का एम नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी से, हालांकि सभी का एम प्रॉफिट अर्निंग ही होता है इंश्योरेंस पॉलिसी से भी, लेकिन फिर भी इंडेमनिटी का मतलब है कि से आप लोगों का नुकसान 2 लाख रुपए का हुआ है और आप लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो 5 लाख रुपीज़ की है, तो आपको 2 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। जितना नुकसान हुआ है उतना ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट कमा ले 2 लाख की जगह 5 लाख पूरे बुलवा लें। तो इंडेमनिटी का मतलब वही होता है कि जितना नुकसान हुआ है उतना ही हम लोग आप लोगों को कॉम्पनसेट करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर आपने
पर्टिकुलर सेम चीज़ के लिए अलग अलग व्यक्ति से इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी, से आपने आपकी फर्म के लिए ए से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी, बी से भी ले रखी, सी से भी ले रखी है, तो जब कभी भी अगर आपकी फर्म में कुछ नुकसान होता है तो वो तीनों इंश्योरर जो हैं वो मिलकर आपको कॉम्पनसेट करेंगे, ठीक है। अकेला एक व्यक्ति कॉम्पनसेशन के लिए वहाँ पे लायबल नहीं होगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब उसमें ये है कि आपका जो लॉस है, मतलब आपका जब सामान खत्म हो गया, जैसे आग लग गई, ठीक है, आग लगने के बाद में कुछ सामान जल जाता है, कुछ बच जाता है, तो जब आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पनसेट कर देती है, तो जो जला हुआ जो बचा हुआ सामान होता है वो सारा का सारा जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी वाले का हो जाता है, उसके ऊपर फिर आपका अधिकार नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको उसके लिए कॉम्पनसेट किया है। जितने का माल जला उसमें से अगर कुछ बच जाता है, ठीक है, किसी 2 लाख का माल जल गया जिसमें ऐसा है कि बहुत सारा खत्म हो गया लेकिन कुछ आधा अधूरा जला है, कुछ बचा हुआ है, तो जो वो बचा हुआ माल है, जो बचे हुए गुड्स हैं, वो स्टॉक जो है वो फिर इंश्योरेंस कंपनी वालों का हो जाता है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। इसमें एक वो यूज करते हैं कि इंश्योरर मस्ट स्टेप्स इनटू द शू ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ लिखी जाती है कि अब आपका जो सामान है वो इंश्योरर का हो जाएगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। अब ये है कि रिलेटेड होना चाहिए, जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हैं वो रिलेटेड होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं अनशन लोगों की ले रखी है और फिर मतलब फायर पॉलिसी ले रखी है और आप इंश्योरेंस जो है वो मराइन वाले चीज़ का मांग रहे हो। आप लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी फायर इंसिडेंट के लिए ले रखी कि आग लगने से या इलेक्ट्रिक से कुछ भी होने से हमको कुछ भी लॉस हुआ तो वो मिलेगा, लेकिन आपके गुड्स कहाँ ख़त्म हुए, पानी में डूबने की वजह से या पानी में चोरी होने की वजह से, पानी में डाकू होते हैं, मतलब सॉरी समुद्र में डाकू होते हैं, वो ले जाते हैं शिप पे, कार्गो पे, कहीं पे भी, तो वो व्यक्ति फिर इंश्योरेंस पॉलिसी के लायबल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो कॉजा प्रॉक्सिमा मतलब कि मस्ट बी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, जिस इंश्योरेंस पॉलिसी को आपने अपने नाम करवाया है उसी इंसिडेंट से आपका माल खत्म होना चाहिए, तो ही हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे, अदरवाइज नहीं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। अब इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली तो मस्त आराम कर रहे हैं घर पे कि अब आग वाग लग जाए, कोई मतलब ही नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद भी आपकी लाइबिलिटी होती है कि आप अपने माल की देखभाल करें। ऐसा नहीं कि फायर इंश्योरेंस ले लिया है, मराइन इंश्योरेंस ले लिया है तो अब मेरा माल कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब ही नहीं, धान वान कुछ रखना नहीं, छोड़ दिए, खुले वायर छोड़ दिए हैं, स्विच ऑन छोड़ दिया है, मस्त काम चल रहा है। आपको अपने माल की पूरी सुरक्षा रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है वो मिटिगेशन ऑफ लॉस, कि ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिए तो मस्त फ्री टेंशन हो जाओ कि अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी वाले आएंगे और हमें सामान दे जाएंगे। तो ये वो बात है कि आपको अपने सामान की पूरी यात्रीगण अपना सामान का ध्यान रखें, ठीक है। तो वो वाली बात है यहाँ पे। फिर है प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। अब ये वाला जो प्रिंसिपल है ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने डाल दिया है। वारंटी का मतलब ये होता है कि जो भी टर्म्स एंड इंश्योरेंस टर्म्स और रूल्स और रेगुलेशन जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर होते हैं उसको आप अग्री करते हो, ठीक है, वो वाला आप उस वारंटी पीरियड, उस वारंटीज को आप मानते हो कि हाँ आई अग्री कि मैंने ये जो चीज़ें उपरयुक्त दी गई सूचना, मेरे द्वारा दी गई सूचना जो है वो सत्य है और सत्य घटनाओं पर आधारित वाली बात है कि वो सारा कुछ आप सही बता रहे हो, तो वो प्रिंसिपल ऑफ वारंटी यहाँ पे होता है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस वाइज नहीं है पर हाँ यूँ देखा जाए तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। तो देख लिया 7 प्रिंसिपल से 8th वाला मैंने अपने मन से डलवाया है, पर ठीक है 7 पढ़ने आप लोगों को, जो स्टार्टिंग 7 है। अटमोस्ट गुड फेथ, सब कुछ हाजिर कर दो, कुछ भी छुपना नहीं चाहिए, ठीक है। आपके और मेरे बीच में कोई भी राज नहीं रहना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ के अंदर, ठीक है। आप पड़ोसी का इंश्योरेंस लेने नहीं जाओगे, अपने घर वालों का इंश्योरेंस लोगे। इंडेमनिटी, जितना लॉस हुआ उतने को ही कवर करेंगे, प्रॉफिट कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है यहाँ पे। कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर एक ही चीज़ के लिए इंश्योरेंस अलग अलग लोगों से ले रखा है तो वो सब लोग मिलकर आपको फिर अगर लॉस होता है तो वो लोग कॉन्ट्रीब्यूट करके लॉस देंगे, कॉम्पनसेट करेंगे। सब्रोगेशन का मतलब ये होता है कि जब आपका सामान खत्म हो गया है तो जो बचा कुचा सामान होता है वो उसके ऊपर फिर इंश्योरेंस पॉलिसी वालों का हक आ जाता है। मिटिगेशन ऑफ लॉस का कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब ये होता है कि वो जो हैपनिंग ऑफ इवेंट है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी, वो मस्ट भी रिलेटेड आइटम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं फायर इंश्योरेंस ले रखा है और मराइन इंश्योरेंस वाली चीज़ के लिए गुड्स जो है आपके पानी में खत्म हो गए तो आप उसके लिए इंश्योरेंस मांग रहे हो, नहीं मिलेगा, ठीक है।
वो रिलेटेड होनी चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी से चीज़, जो भी आपको लॉस हुआ है। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली मस्त आराम करेंगे, अब कोई मतलब ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी आएगी हमको पैसा दे जाएगी। आप लोगों को अपने सामान की तब भी चिंता उतनी ही करनी है, सेफली वर्क तब भी करना है। लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद में अनशन गाड़ी चलाते हो क्या? तब भी ढंग से चलाते हो ना? मस्त ले रखा लाइफ इंश्योरेंस, मिल जाएंगे पैसे नहीं, फिर भी अपनी सुरक्षा अपने हाथों होती है, इसलिए सीट बेल्ट लगाते हो, हेलमेट पहनते हो, हर उस चीज़ को फॉलो करते हो। तो यहाँ पे भी जब आप गुड्स का इंश्योरेंस ले रहे होते हैं तब भी आपको वो सारी चीज़ों को फॉलो अप करना रहता है कि ज़रूरी नहीं कि इंश्योरेंस करवा लिया तो मस्त आराम फरमाओ घर के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ वारंटी का मतलब ये कि जो भी मैंने बातें बोली हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए वो सत्य हैं, वो मेरे द्वारा दी गई हैं और वो कंप्लीटली सत्य है। तो कल चलकर अगर मालूम चलता है कि इंश्योर्ड व्यक्ति जो है उसको डायबिटीज़ थी, इंश्योर्ड व्यक्ति जो है उसको पहले से ही कैंसर था, तो वो इन प्रिंसिपल ऑफ वारंटी में कवर हो जाएगा कि हमने तो आपसे पहले ही बुलवाया था पर आपने हमें धोखा दिया, तो फिर वो आगे वाली बात है। ठीक है, फिर इंश्योरेंस और अश्योरेंस। अब ऐसा सुनने में लगता है कि दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम है, लेकिन नहीं, ये सिनोनिम्स नहीं है, ये दोनों के अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, अश्योरेंस रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द सम अश्योर्ड इज बाउंड टू बी पेड सूनर और लेटर। इन केस ऑफ इंश्योरेंस द सम अश्योर्ड इज पेड ओनली व्हेन इंश्योर्ड सफर्ड अ पेक्यूलियर लॉस। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको अमाउंट बताया गया कि आपको इतना रुपए मिलेगा, तो वो मिलेगा ही मिलेगा, जल्दी या लेट। मर गए जल्दी जल्दी मिल जाएगा, बाद में मरोगे तो बाद में मिलेगा। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि जब आपने फायर इंश्योरेंस कराया लेकिन आपको 1 साल के अंदर कोई आग लग के कोई प्रोडक्ट ख़त्म ही नहीं हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपको मिलना ही मिलना है। जब आपको वो लॉस होगा, वो पेक्यूलियर लॉस आप सफ़र करोगे, तब आपको इंश्योरेंस पॉलिसी वाला जो है कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगा। और अश्योरेंस में आपको मिलना ही है, दावे के साथ आपको इंश्योरेंस वाले आपको पैसे दे के जाएंगे। जल्दी मर जाओगे तो जल्दी मिल जाएंगे, बाद में मरोगे तो बाद में मिल जाएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखो, घर पर रहो। फिर डिफरेंस। अब डिफरेंस जो है वो इंश्योरेंस और अश्योरेंस के बीच में डिफरेंस है ये आप लोगों के लिए कि इंश्योरेंस में जो है प्रोटेक्शन ऑफर टू प्रॉपर्टी अगेंस्ट अनफोर्सिन रिस्क, इसमें आपको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस दिया जाता है, उसके प्रोटेक्शन दिया जाता है कि आपकी जो सामान है, गुड्स हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। प्रोटेक्शन ऑफर टू लाइफ अगेंस्ट अनफोर्सिन रिस्क। अनफोर्सिन रिस्क का मतलब होता है कि आपातकालीन स्थितियों से, आपातकालीन घटनाओं से बचाने के लिए आपको अश्योरेंस के अंदर आपके जीवन को प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, इंश्योरेंस के अंदर रिस्क इंश्योर्ड अगेंस्ट मे और मे नॉट हैपन। आपने जो रिस्क इंश्योर्ड करवा रखी, किसी फायर है, फिर मराइन है, ज़रूरी है हो नहीं हो दोनों हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन रिस्क इंश्योर्ड अगेंस्ट मस्ट हैपन एंड टाइम इज़ नॉट नोन। इसके अंदर जो रिस्क है कि मरना है, ठीक है, मरोगे तो ही पैसे मिलेंगे, तो वो चीज़ होनी ही है। आपको जब आपकी डेथ होगी तभी आपको उसके ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट पे किया जाता है। ठीक है, तो वो टाइम के साथ में होगी, ज़रूर होगी। द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ रीन्यूएबल आफ्टर एवरी ईयर। इंश्योरेंस जो आपका फायर इंश्योरेंस है और मराइन इंश्योरेंस है, जो भी आपके गुड्स के इंश्योरेंस है, वो हर साल में रिन्यू कराए जाते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर लाइफ डज नॉट रिक्वायर्ड रिन्यूअल। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर रिन्यूअल रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, कॉम्पनसेशन इज गिवन टू ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ लॉस और अनसर्टेनिटी। ठीक है, कॉम्पनसेशन आपको दिया जाता है आपके गुड्स के लॉस होने पर। यहाँ पर कॉम्पनसेशन इज गिवन टू बेनिफिशियरीज इन केस ऑफ डेथ और सर्टन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी लाइफ पॉलिसी के अंदर आप नॉमिनी चूज करते हो कि मेरे बाद में मेरा पैसा किसको दिया जाएगा, मेरे जाने के बाद में किसको मिलेगा, तो मेरे हस्बैंड को या मेरे बच्चों को, मेरी मम्मा को, पापा को, जिसको देना होगा वो देगा। तो वहां पर पैसा आपको नहीं मिलता है, आपके बेनिफिशियरीज या आपने जो जिसको नॉमिनी किया होगा उसको मिलता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट फॉर द गुड लॉस कैन बी गिवन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब यहाँ पे है कि वो क्षतिपूर्ति वाला चीज़ है कि जितना लॉस हुआ है ना उतने को ही दिया जाएगा। ठीक है, और उसको रिप्लेस भी करवा सकते हैं, या तो गुड्स खरीद के दे दिए जाएंगे, पैसे दे दिए जाएंगे, चॉइस इज योर्स। लॉस्ट लाइफ कैन नेवर बी रिप्लेस, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब यहाँ पर ये चीज़ है कि मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं किया जा सकता है ना, तो वो गया वो वाली बात हो जाएगी। यहाँ पर आप वो जो आपके गुड्स खत्म हुए वह वापस ला सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पर अश्योरेंस वाली बात में आप मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते हैं। फिर यह है यहाँ पे हैज़ नो सरेंडर वैल्यू, है सरेंडर वैल्यू। इसकी सरेंडर वैल्यू नहीं होती है, इसकी सरेंडर वैल्यू होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस अब ये है
ये है सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के पढ़ने के लिए। लाइफ इंश्योरेंस पढ़ना है, फायर इंश्योरेंस पढ़ना है, मराइन इंश्योरेंस पढ़ना है, हेल्थ इंश्योरेंस पढ़ना है और फिडिलिटी इंश्योरेंस पढ़ना है। पर मैंने यहाँ पे अब इसमें भी सेम बात है कि आपकी सिलेबस में सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस तक ही था, मैंने फिडिलिटी डलवाया है क्योंकि फिडिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में लिख के आओगे ना, ऐसा एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, तो पढ़ लो उसको। मैं यहीं लिखवा देती हूँ। फिडिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस, ठीक है। तो फिडिलिटी इंश्योरेंस वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ से करवाता है फिडिलिटी इंश्योरेंस कि कल चलकर कोई भी जो हमारा एम्प्लॉय है वो हमारी रिवॉल्वरी फर्म को या जो हमारे मार्केट में कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ में हमारी कोई भी सिक्योरिटी चीज़ को, जो भी हमारा सीक्रेट्स है उसको एक्सचेंज ना कर दे, तो इसका इंश्योरेंस करवाया जाता है कि आप लोग ट्रस्ट को मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। आप ट्रस्ट को तोड़ेंगे नहीं, और इन केस अगर आप वो ट्रस्ट तोड़ते हैं तो फिर आपको वो कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो हमें मेन चीज़ें पढ़नी। सबसे पहला है आप लोगों को लाइफ इंश्योरेंस। अब ये क्यों लिया जाता है? सबसे पहली चीज़ कि पीपल को मतलब जो भी लोग होते, जनता जनार्दन जो होती है हमारी प्यारी जनतागण, उसको मरने का डर बहुत होता है, ठीक है। पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, अगले पल ही कुछ हो जाए, तो इसलिए जल्दी मरने के डर से भी लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। और उसके बाद में पीपल ये सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा खाना पीना किया है, हमने बहुत अच्छा हमारा ध्यान रखा है, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो हम बहुत लेट मरेंगे, तो हमारी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, ठीक है। जनरली जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज लोग जो होते हैं, वो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए लेते हैं कि उनको उनकी ओल्ड एज में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, ठीक है, इसलिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। अब इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो दो तरीके की होती है। सबसे पहली होती है होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी और दूसरी है एडोवेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी वो होती है कि आपको उसमें आपके जीवन के अंत में आपको पैसा दिया जाएगा, मतलब इसमें जो भी आप रेगुलर अमाउंट पे करते हो वो आपकी मृत्यु के बाद आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। एडोवेंट लाइफ पॉलिसी के अंदर ये है कि आपने जो टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है कि 10 साल का लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, 20 साल का ले रखा है, तो उस टाइम पीरियड में अगर मर गए तो भी मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मरे, सेफ हो, सुरक्षित हो, घर पर ही हो, तो भी आपको 10 साल कंप्लीट होने पर आपको पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन होल लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा है कि व्यक्ति का मरना जरूरी है, अदरवाइज पैसे नहीं मिलते हैं। एडोवेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में यह है कि आपका टाइम पीरियड जैसे ही कंप्लीट हुआ उस दौरान अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता है, आप सेफ हो, तो भी आपको पैसे दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये है लाइफ इंश्योरेंस। अब है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेज बाय फायर, लाइटनिंग और एक्सप्लोजन, ठीक है। फायर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोजन, किसी ने आग लगा दी, मतलब आपके जो मार्केट में एनिमीज छुपे हुए हैं, राइवलरी फर्म्स जो हैं, उन्होंने आपके फर्म में आग लगवा दी। लाइटनिंग की वजह से, कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हमारे जो हैं वो गुड्स ख़त्म हो जाते हैं, या फिर आग ही लग गई, जनरली मशीनों में वो फ्रिक्शन की वजह से जो आग लग जाती है वो हो जाना, ठीक है। फायर मीन्स एक्चुअल फायर। अब ये चीज़ पढ़ना, एंड इग्निशन एंड इट शुड बी एक्सीडेंटल नॉट इंटेंशनल। यहाँ पर ये इसलिए बोला गया है क्योंकि क्या होता है कि जब इंश्योरेंस ले लेते हैं ना, तो लोगों के अंदर एक वो आ जाता है कि हमारे पास तो इंश्योरेंस है, तो वो लॉस को सफ़र ज़बरदस्ती करवाते हैं। यहाँ इसलिए लिखा गया है कि फायर मीन्स एक्चुअल फायर, असली अर्थ में आग लगनी चाहिए, और इग्निशन, एंड इट शुड बी एक्सीडेंटल नॉट इंटेंशनल। वो एक्सीडेंट के द्वारा ही लगनी चाहिए, गलती से लग जानी चाहिए, इंटेंशनल नहीं होना चाहिए कि जानबूझकर लगाइए कि नहीं मुझे इंश्योरेंस का पैसा चाहिए था इसलिए मैंने आग लगवा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फायर पॉलिसी कवर्स लॉस थ्रू फायर कॉज और बाय रायोट, मतलब आपकी जो राइवलरी फर्म है, सिविल स्ट्राइक, जो सिविल स्ट्राइक्स हो जाती है उनकी वजह से, या रिबेलियन और फॉरेन एनिमी, किसी की भी वजह से अगर आपकी फैक्ट्री में या कंपनी में आग लग जाती है तो वो जो लॉस है वो फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर करवा दिया जाता है, ठीक है। पर फायर एक्सीडेंटल होनी चाहिए, इंटेंशनल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बार होता है कि लोगों को लालच होता है कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी वाले कॉम्पनसेशन दे देंगे, तो वो माल गायब करवा देते हैं, बोल देते हैं कि फायर लग गई। इसलिए बोला है कि एक्चुअल फायर होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल फायर, आग लगी हुई दिखनी चाहिए कि हाँ आग लग गई है यहाँ पे, ठीक है। तो वो है। अब यहाँ पे है काइंड्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी।
इसके अंदर है स्पेसिफिक पॉलिसी, ठीक है। स्पेसिफिक पॉलिसी मतलब क्या है कि आपने पर्टिकुलर चीज़ के लिए ले रखा है कि मेरा जो इंश्योरेंस है वो फायर की वजह से गया हुआ है, इसलिए मुझे उसका इंश्योरेंस चाहिए। स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपने बोल रखा है, ठीक है। फायर पॉलिसी के अंदर सारे तरीके के ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। फायर कॉज्ड बाय रायट, सिविल स्ट्राइक और जितने भी लोग हैं, तो उसमें अगर आपने किसी स्पेसिफिक को उठा रखा है कि इसी की वजह से अगर आग लगी तो मैं काम करवाऊंगा, तो वो उसके लिए। डबल इंश्योरेंस मतलब कि एक ही चीज़ का 2 बार इंश्योरेंस करवा लेना, ठीक है, वो कहलाएगा हमारी डबल इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जैसे अगर आपने अपने इंश्योरर को बोला कि आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, लेकिन आपका जो इंश्योरर है उसको ये लग रहा है कि ये जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा है और इसका कॉम्पनसेशन वो अकेले पे नहीं कर पाएगा, तो आपका जो इंश्योरर है वो आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किसी और फर्म से करवा देता है, आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो जब इंश्योरर आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किसी और से कराता है तो वो कहलाता है री इंश्योरर, ठीक है। और यहाँ पर रिश्ता जो है वो इंश्योरर और री इंश्योरर के बीच में बना है, आपके और वो थर्ड पर्सन के बीच में नहीं बना है। तो कल को चलते अगर आपकी प्रॉपर्टी पे लॉस होता है तो वो वाला लॉस सिर्फ आपका जो इंश्योरर है वो री इंश्योरेंस से दे सकता है, आप डायरेक्टली थर्ड पर्सन से बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये है री इंश्योरेंस, जहाँ पे लोगों को ये लगता है कि वो लोग लोगों को ये लगता है कि वो लोग दे नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो वो फिर किसी और के साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी को हेल्प करवा लेते हैं या डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो है फायर इंश्योरेंस। फिर है मराइन इंश्योरेंस, फेवरेट पानी, ठीक है। ये है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मराइन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट अंडर विच द इंश्योरर अंडरटेक्स टू indemnify the insured in the manner and to extend thereby agreed against marine losses। बहुत सारा कुछ लिखा है पर समझ कुछ नहीं आया। सिर्फ इतना समझ लो कि पानी में अगर कोई भी आपको लॉस होता है, पानी में अगर कोई भी लॉस होता है, शिप पे कोई लॉस होता है, ठीक है, तो वो वाला इंश्योरेंस जो है वो आपका मराइन इंश्योरेंस कहलाता है, ठीक है। से कि आपने कोई गुड इम्पोर्ट करा है, एक्सपोर्ट करा है, एक्सपोर्ट करा होगा तो वो यहाँ आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ आएगा तो अगर सी वेस्ट से आ रहा है, वाटर वेस्ट से आ रहा है तो बहुत खतरा है, डूब गई, वो सुनामी आ गई, टाइटैनिक जैसे डूब गए तो नहीं मिलेगा, तो वो फिर इंश्योरेंस यहाँ पे हेल्प आता है। अब यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी के काइंड्स ये हैं। कार्गो इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जो शिप पे गुड्स बने हुए हैं, शिप पे गुड्स जो मतलब स्टोर किए हुए हैं, उनको अगर कोई नुकसान हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रैवल और ड्यूरिंग द जर्नी, तो वो आपके लिए कवर होगा कार्गो इंश्योरेंस में। हल इंश्योरेंस का मतलब होता है पूरी शिप का, ठीक है, पूरी शिप का जो है आपका इंश्योरेंस होता है कि शिप के किसी भी इक्विपमेंट को, वेसल हो गया, इक्विपमेंट हो गए, कोई भी चीज़ में गड़बड़ी होती है, ख़त्म हो जाता है, तो वो हल इंश्योरेंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। और एक होता है फ्लाइट इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस थोड़ा अजीब है कि जो फ्लाइट होता है रेंट, ठीक है, उसका इंश्योरेंस भी कई बार जो मराइन इंश्योरेंस में फ्लाइट इंश्योरेंस को भी कवर किया जाता है, फ्लाइट को भी कवर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इतना 10 रुपये का फ्लाइट तो होता नहीं है गाइस, बहुत बड़ा होता है वो, तो इसलिए उस चीज़ को भी उसमें कवर किया जाता है। ये है छोटा सा मराइन इंश्योरेंस, इसके लिए आपको यही लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर, छोटा सा, बाकी जो भी था वो सब हट गया है, बहुत पढ़ना पड़ता था पहले इसके अंदर, पर अब सारी चीज़ें हट गई हैं, तो इतना सही है। फिर है हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये है वो लाइफ वाली बात, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये है प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली। हम सभी का हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है, स्टार हेल्थ होते हैं, रेलीगेयर होते हैं, और भी बहुत से लोग होते हैं, ठीक है। ICAI भी हेल्थ इंश्योरेंस देती है। अलग अलग कंपनीज़ वाले जो होते हैं, बड़ी फर्म्स जो होती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थ इंश्योरेंस करवा के देती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ये होता है कि अगर आपके लाइफ में आपको कोई डिसीज़ हो जाती है, ठीक है, तो आपको मतलब कोई आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ डिसीज़ हो गई, कोविड हो गया आप लोगों को, अभी भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर इन केस अगर होता है तो वो जो आपको जो भी लॉस सफ़र करना होगा, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी उठाती है, ठीक है। कैशलेस होता है या तो फिर वो आपको ऑन पेमेंट देना पड़ता है और फिर उसके बाद में आपको वो कंपनी दे देती है, बहुत सारे झंझट होते हैं उसके अंदर, पर ठीक है। यहाँ पर यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस मतलब ये कि आपको कोई मेडिकल नीड थी, मेडिकल नीड में आपको इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करती है, ठीक है। इसमें क्या क्या कवर किया जाता है? बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस, जो भी आपका बेसिक मेडिकल एक्सपेंस हुआ होगा, दवाई गोली का खर्चा और डॉक्टर की फीस और बेड चार्ज और जो भी चीज़ें होंगी वो कवर हो जाती है। मेजर मेडिकल एक्सपेंस मतलब एकदम से कोई डिसीज हो जाती है, से कैंसर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी होती बड़ी बीमारियां जो भी हो जाती है। अभी हाल फिलहाल में कोविड कवर किया जा रहा है, तो उसमें जो भी खर्चा आने वाला है, सर्जरी होगी या जो भी चीज़ें होंगी, तो वो वाला खर्चा आपको यहाँ पे कवर किया जाता है। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब कि आपका जो भी हॉस्पिटल का एक्सपेंस होगा,
वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। मेडिकल सप्लीमेंट की जो आपको ज़रूरी है, आपकी दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं, ठीक है, जो वो लगाए जाते हैं, उस पर जो आपको खर्चा आने वाला है वो ये वाली इंश्योरेंस कंपनी उठा लेगी। डिसेबिलिटी इनकम, जब आपकी इनकम ख़त्म हो जाती है, आप डिसेबल हो जाते हो, आप कमाने बाहर नहीं जा सकते हो, तब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। और आपको एक पर्टिकुलर पेंशन पीरियड आता है आपका, तो उसमें जब आप कमाने लायक नहीं रहते हो, ठीक है, आफ्टर एज ऑफ 60 जनरली यही होता है, तो फिर आप ये हेल्थ इंश्योरेंस लेकर और मस्त पेंशन का फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो खैर आज के लिए इतना ही था। हेल्थ इंश्योरेंस पढ़ के हो गया, मराइन सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। एक शॉर्ट में हमने चैप्टर ख़त्म कर दिया है इसी के, हम बहुत नज़दीक हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा वीडियो को, बड़ा ही मज़ा आया होगा आप लोगों को पढ़ने में। एंड इंटरेस्ट बनाकर रखिए। कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, नोट्स आते नहीं हैं, नोट्स बनते नहीं, तो गाइज इतना ईजी नहीं है, ठीक है। वेरी फर्स्ट टाइम 11 शुरू हुआ है, नोट्स बनने के लिए लिखना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हमने फटाफट लैपटॉप पे लिख दी, लेकिन हाथ से लिखने में उतना ही वक्त जाता है। आप लोगों को हैंड रिटन डिजिटल नोट्स दिए जा रहे हैं, तो थोड़ा तो सब्र रखो। और चैप्टर बड़े बड़े हैं, ऐसा भी नहीं है, देखो हर एक चीज़ के लिए आपको पर्टिकुलर पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो थोड़ा सब्र रखो। पर आपके एग्ज़ाम से पहले नोट्स ज़रूर डाल दिए जाएंगे, ये गारंटी हम लोगों की है, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेंटेन करो उस चीज़ को, थोड़ा सब्र रखो। स्कूल में कोर्स भी नहीं इतनी जल्दी होता है, स्कूल में तो टीचर्स कुछ भी नहीं कराते 11th में, ठीक है। हमको तो कुछ भी कोई आंसर क्वेश्चन कुछ नहीं, चैप्टर पढ़ा दिया, खुद देख लेना, खुद पढ़ लेना। पर यहाँ तो नोट्स मिल रहे हैं, खुद के नोट्स बनाने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है, आप वीडियो के दौरान भी नोट्स बना सकते हैं, इसके ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो आ सकती है, बोल ही दिया मैंने, कोई बात नहीं, आ सकती है कि ड्यूरिंग द वीडियो आप लोग नोट्स कैसे बना सकते हो। ये सारी चीज़ें भी हम सिखाएंगे आपको, तो थोड़ा बने रहो, थोड़ा पेशेंस, ठीक है। होगा सब कुछ, जल्दी होगा, जल्दी होगा, ठीक है। अब आज के सुविचार की बारी आ चुकी है, तो वो सुविचार लिख दिया जाए आप लोगों के लिए। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, ठीक है। आज का सुविचार यही है आप लोगों के लिए कि इम्पॉसिबल चीज़ खुद को बोलती है कि मैं पॉसिबल हूँ, बस एक कोशिश तो करो, एक स्टेप तो लो आगे, सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड, ठीक है। आपके सारी चीज़ें दिमाग से काम करती हैं, तो यहाँ पे बोल दिया ना कि करना है तो करके रहना है, ठीक है। वो बहुत सुंदर सा बोला जाता है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, तो मान लो तो हार हो जाएगी, ठान लो तो जीत हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो अगर करने की वो पावर है, करने का वो विल है, वो डिज़ायर है, वो डिटर्मिनेशन है, तो हर चीज़ हो जाएगी, ठीक है। एंड ऐसे ही करके आप चैप्टर्स भी ख़त्म कर लेंगे। और अपना प्यार दिखाइए, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए चैनल के ऊपर, बड़ा मतलब 13K हो गए हैं, फटाफट 20K 50K क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो चलो आज की सभा को यहीं समापन देते हैं एंड मिलेंगे आपको नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, सैनिटाइजेशन को फॉलो करो, मास्क को पहनो एंड जल्दी मिलेंगे हम लोग, ठीक है। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।